दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि दुनिया के बदलते हुए शक्ति संतुलन की कहानी है। और यह कहानी है ताकत की, प्रतिष्ठा की, डर की, दबदबे की और उस खतरनाक मोड़ की जहाँ से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसे अगर आप सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष समझ रहे हैं तो आप बहुत छोटी तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ मिसाइलों का टकराव नहीं है दोस्तों, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का टकराव है, यह वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई है और यह उस भविष्य की लड़ाई है जिसमें तय होगा कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और इस समय पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। हर घंटे नई खबर, हर दिन नया बयान, हर तरफ तनाव और हर तरफ अनिश्चितता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या नियंत्रण से बाहर जाकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास और रणनीति से देखना होगा। और अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव आज का नहीं दोस्तों, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कभी स्थिरता नहीं आई। उस क्रांति ने सिर्फ ईरान की राजनीति नहीं बदली बल्कि पूरी क्षेत्रीय शक्ति संरचना बदल दी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था बल्कि उसके प्रभाव क्षेत्र के लिए चुनौती थी। इसके बाद प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ, राजनीतिक टकराव बढ़ा, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ, समझौते हुए, समझौते टूटे, विश्वास बना और फिर टूट गया। दशकों से यह संघर्ष धीमी आग की तरह जलता रहा और अब वह आग खुलकर सामने दिख रही है। और इस पूरे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों देशों की सोच अलग है। अमेरिका खुद को वैश्विक व्यवस्था का संरक्षक मानता है, जबकि ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। अमेरिका की रणनीति नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की है, जबकि ईरान की रणनीति प्रभाव और स्वतंत्रता बढ़ाने की है। और यही विरोधाभास समय समय पर टकराव को जन्म देता है। लेकिन यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध सूचना से भी लड़ा जाता है। आज जो खबरें हम देखते हैं उनमें दावे होते हैं, प्रति दावे होते हैं, बयान होते हैं, विरोधाभास भी होता है। हर देश अपनी कहानी सुनाता है, अपनी जीत को बड़ा बताता है और दुश्मन के नुकसान को बढ़ाकर दिखाता है। और इसीलिए युद्ध के समय सच और प्रचार के बीच अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि किसी भी घटना को समझने के लिए उसके पीछे की राजनीति और रणनीति को समझना जरूरी है। अगर संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबरें सही साबित होती है तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा और यह अमेरिका की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि विदेशी जमीन पर सैनिकों की मौत ने सरकारों की दिशा बदल दी। वियतनाम युद्ध ने अमेरिका समाज को गहराई से प्रभावित किया। इराक, अफगानिस्तान ने जनता को युद्ध से थका दिया। अमेरिका की जनता लंबे युद्ध से जल्दी थकती है और यही किसी भी अमेरिकी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां होती है। पहली, दुनिया को ताकत दिखाना और दूसरी, अपने देश की जनता को यह भरोसा दिलाना कि देश अनावश्यक युद्ध में नहीं फंस रहा। इन दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता और यही कारण है कि कई बार सख्त बयान और बातचीत की पेशकश एक साथ दिखाई देती है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति अलग तरह की है। ईरान पारंपरिक युद्ध में अमेरिका से सीधा मुकाबले की कोशिश नहीं करता बल्कि असीमित युद्ध की रणनीति अपनाता है। और इसका मतलब है कि वह ऐसी सैन्य तकनीक और रणनीति का उपयोग करता है जिससे वह कम संसाधनों में भी प्रभाव पैदा कर सके। मिसाइल क्षमता, ड्रोन तकनीक, क्षेत्रीय सहयोगी समूह, साइबर क्षमता, ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा है। इस तरह के संघर्ष में जीत और हार स्पष्ट नहीं होती बल्कि धीरे धीरे दबाव बनता है और प्रतिद्वंदी को थकाया जाता है। इस पूरे संकट में इजराइल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल की सुरक्षा नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि खतरे को बढ़ने से पहले खत्म करना जरूरी है। लेकिन इस तरह की नीति का परिणाम यह होता है कि हर कार्रवाई के बाद जवाबी कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। जब नागरिक हताहत होते हैं तब सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता है और संघर्ष का दायरा फैल सकता है। और यही कारण है कि क्षेत्रीय तनाव कई बार वैश्विक संकट का रूप ले लेता है। लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा और वास्तविक प्रभाव हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वह समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल गुजरता है। अगर
इस मार्ग पर कोई बाधा आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती है, महंगाई बढ़ते हैं, आर्थिक विकास प्रभावित होता है और वैश्विक बाजार अस्थिर हो जाते हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतें इस क्षेत्र पर निर्भर है। युद्ध का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं बल्कि आम लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती है, रोजगार प्रभावित होता है, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है और इसीलिए युद्ध का वास्तविक बोझ हमेशा आम जनता पर पड़ता है। इस संघर्ष को वैश्विक शक्तियां भी अपनी अपनी नजर से देख रही है और रूस के लिए यह अवसर हो सकता है कि अमेरिका क्षेत्रीय संघर्षों में उलझा रहे। चीन ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता चाहता है लेकिन वह अमेरिकी प्रभाव को सीमित भी देखना चाहता है। यूरोप ऊर्जा संकट और शरणार्थी संकट से डरता है। हर देश अपने हितों की गणना कर रहा है और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। युद्ध का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जब संघर्ष भावनात्मक हो जाता है और जनता सड़कों पर उतरती है तब सरकारों के लिए पीछे हटना कठिन हो जाता है। प्रतिष्ठा और सुरक्षा की भावना निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। इतिहास में कई युद्ध ऐसे हो रहे हैं जो रणनीति से ज्यादा भावना से चले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। संभावनाएं कई है। संघर्ष सीमित रूप में लंबा चल सकता है, अंतरराष्ट्रीय दबाव में बातचीत हो सकती है या कोई बड़ा सैन्य टकराव पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकता है। सबसे खतरनाक स्थिति वह होगी जब संघर्ष में और देश सीधे शामिल होने लगे। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष महत्व रखती है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति इस क्षेत्र से जुड़ी है और व्यापारिक संबंध भी महत्वपूर्ण है और इसीलिए भारत हमेशा संतुलित कूटनीति और स्थिरता की नीति अपनाता है। इतिहास हमें एक बात महत्वपूर्ण सिखाता है, हर युद्ध का अंत अंततः बातचीत से होता है। सवाल यह नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं बल्कि यह है कि कितनी कीमत चुकाने के बाद होगी। दुनिया आज उसी मोड़ पर खड़ी है जहां निर्णय सिर्फ सैनिक शक्ति से नहीं बल्कि राजनीतिक समझदारी से तय होंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब बहुध्रुवीय क्षेत्रीय संतुलन की ओर बढ़ रही है। क्या यह संघर्ष उस नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां कोई एक शक्ति पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं करेगी। क्या यह वह क्षण है जब क्षेत्रीय शक्तियां अधिक आत्मविश्वास के साथ वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देगी। आज जो कुछ हो रहा है वह आने वाले दशकों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। शक्ति संतुलन बदल सकता है, आर्थिक समीकरण बदल सकते हैं, वैश्विक गठबंधन बदल सकते हैं और यही कारण है कि दुनिया इस संघर्ष को सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देख रही है। और यही वह क्षण है जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या टकराव और बढ़ेगा। क्या कूटनीति जीत जाएगी या हथियार बोलते रहेंगे। क्या यह संकट थमेगा या नहीं। वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत करेगा। दुनिया देख रही है, इतिहास लिखा जा रहा है और आने वाले दिन तय करेंगे कि मानवता किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे घटना के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।